औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो फायर फाइटर सेफ्टी के बारे में है। फायर फाइटिंग जैसे कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही हैज़र्डस प्रोफेशन है और बहुत सारे फायर फाइटर्स जो हैं वो ट्रेडिशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि फैटलिटीज़, इंजरीज़ जो है या इलनेसेस जो हैं वो पार्ट ऑफ द जॉब हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो एक स्टीरियोटाइप इमेज है फायर फाइटर्स का पूरी दुनिया में, वो ये एक हीरोइक है और वो एक फियरलेस पर्सन के तौर पे सामने आता है कि वो ख़तरे का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं और जब भी कहीं आग लगती है किसी बिल्डिंग में, किसी भी सिवियरिटी की हो, तो फ़ौरन से वहाँ पर अप्रोच करते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ उसको फ़ाइट करते हैं और एक्सटिंग्विश करते हैं और लोगों की जान बचा के उनको वहाँ से रेस्क्यू कर रहे होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर फैटलिटीज़ या इलनेसेस हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, तो हमें कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से फायर फाइटर्स जो हैं उनको इलनेस होती है, कोई कहना चाहिए कि कैजुअल्टी हो जाती है या फैटेलिटी होती है। अब इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तमाम चीज़ को अच्छी तरह से समझें। अब फायर फाइटर का परसेप्शन क्या है इसके बारे में। अब अगर हम बात करें सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस की, तो फायर सर्विस के अंदर बहुत सारे ऐसे फायर फाइटर्स हैं जो कि समझते हैं कि स्काबा अगर वो नहीं पहनेंगे या जो अपना सॉइल पीपी है जो कि कभी भी फायर फाइटिंग के लिए उन्होंने उसको यूज़ किया और उसके बाद वो डर्टी ही उसी तरह से उन्होंने अपने पास रखा और अगली एक्टिविटी में भी लेकर चले गए, तो वो समझते थे कि ये कुछ समझें कि लेट्स सपोज के बैज ऑफ ऑनर हैं, कि बड़े फ़ख्र की बात है कि हम बग़ैर बीए के, बग़ैर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर चले जाते हैं, लोगों को बचा कर आ रहे होते हैं और ये हमारा टर्न आउट गियर बता रहा है कि ये कितना डर्टी है और हम कितनी मेहनत करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे जो फायर फाइटर्स हैं इस परसेप्शन की वजह से उन्होंने बहुत नुकसान उठाया है और ऐसे भी फायर फाइटर्स हैं जो इस परसेप्शन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब फायर फाइटर्स जो हैं जो कि काफ़ी सालों तक रेगुलरली उन्होंने सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस यूज़ नहीं किया या फिर कहना चाहिए कि अपना टर्न आउट गियर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अगर उसको भी उन्होंने क्लीन नहीं किया है, तो वो जब फायर फाइटिंग एक्टिविटी से वापस आ रहे होते हैं तो वो कहना चाहिए कि इसी टर्न आउट गियर के अंदर जो वो मटेरियल उस टाइप के जो होते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाद में वो वहाँ से रिलीज़ होते रहते हैं और फायर फाइटर उसको इनहेल कर रहे होते हैं और उसकी वजह से वो कैंसर, लंग कैंसर या इस तरह की डिफरेंट इलनेसेस का शिकार होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फेशियल हेयर पॉलिसी की आपको ज़रूर ख्याल करना पड़ेगा और अपने फेशियल हेयर पॉलिसी को स्ट्रिक्टली उसकी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। फेशियल हेयर है क्या कि जब आपको सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस जिसको हम स्काबा कहते हैं अगर आपने यूज़ करना है तो आपके चेहरे के ऊपर इस तरह के कोई भी साइड बर्न वगैरह नहीं होना चाहिए। साइड बर्न कहते हैं इस वाली जगह को, यहाँ जो बाल आपके आते हैं ये साइड बर्न कहलाते हैं। साइड बर्न नहीं होने चाहिए, बड़ी बड़ी मुस्ताश नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए बड़ी या छोटी, यानी आपके फेस के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए। आपको अलाउ है या तो आप क्लीन शेव होंगे या आपकी छोटी सी मुस्ताश होगी, यानी छोटी छोटी मूछें होंगी। ये दो कंडीशंस हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं अगर आप टर्न आउट स्काबा को यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके फेशियल हेयर हैं तो आप सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते और ये NFPA की तरफ से भी इसकी ममानियत है कि फेशियल हेयर रिस्ट्रिक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अदरवाइज़ टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो आपके मास्क के अंदर आ सकती हैं क्योंकि प्रॉपर सील नहीं होती है और ये आपका प्रॉपर सील एरिया ये बनता है, तो अगर ये प्रॉपर सील एरिया नहीं होगा टॉक्सिक गैसेज स्मोक अंदर आएगा, आप उसको इनहेल करेंगे और उसकी वजह से आप जो है शदीद तरीके पे मुतासर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमने फेशियल हेयर पॉलिसी का सख्ती से कहना चाहिए इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब केमिकल और टॉक्सिन्स, यानी फायर फाइटर जब भी किसी फायर ग्राउंड पर जाता है तो वो केमिकल्स और टॉक्सिन, ये दो चीज़ें हैं, टॉक्सिक मटीरियल जो है उनसे नबद आज़मा होता है और इन्हीं दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा होता है। तो ये जो केमिकल एंड टॉक्सिन्स हैं ये जो जिससे फायर फाइटर एक्सपोज होते हैं ये कुछ सालों में बहुत तेज़ी के साथ इसमें एक ड्रामेटिकली चेंज आई है। यानी कि अगर हम पिछले 40 सालों की बात करें तो उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है और उसकी वजह जो है वो जो प्रोमिनेंट चेंज है वो मॉडर्न फर्नीचर या फर्निशिंग है। उसकी वजह क्या है कि जो पास में हम फर्नीचर यूज़ किया करते थे वो बनता था कॉटन से, वुड से, मेटल से और ग्लास से और उसको हम लेगेसी फर्नीचर कहते थे। और जब ये लेगेसी फर्नीचर जो है जब इसको आग लगती थी तो ये बहुत देर से आग पकड़ता था और बहुत कम मिकदार में स्मोक को जनरेट करता था।
लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ और अभी हम अगर रिसेंट डेज की बात करते हैं, जो मॉडर्न फर्नीचर की हम बात करते हैं, तो जो हमारा मॉडर्न फर्नीचर है वो बनता है थर्मोप्लास्टिक से, जो आपको सामने पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, लाइट वेटेड फोम से, इंडस्ट्रियल पॉलीमर से और केमिकल कोटिंग से। हमें नज़र आ रहा होता है कि यार ये तो प्लास्टिक की बनी हुई चेयर है और बहुत ज़बरदस्त है, ड्यूरेबल है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आग पकड़ती हैं तो बहुत तेज़ी के साथ जलती हैं। क्योंकि हमें याद रखना है कि ये जो मॉडर्न फर्नीचर्स हैं, जो मैंने आपको मटेरियल बताए हैं, थर्मोप्लास्टिक हो गया, लाइट वेट फोम या इंडस्ट्रियल पॉलीमर हो गया, इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ती हैं, बहुत ज़्यादा हीट के साथ बर्न होती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मोक और टॉक्सिक कहना चाहिए एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है आप ये एग्जांपल सामने देखें, आपके सामने एक कंपैरिजन है कि दो रूम्स हैं साइड बाय साइड, और एक के अंदर जो हमने फर्नीचर रखा हुआ है वो नेचुरल फर्नीचर है, यानी कि नेचुरल इक्विपमेंट मटेरियल से बना हुआ है, और दूसरा जो है वो सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है। और आग को लगे हुए तकरीबन 4.5 मिनट का टाइम हुआ है, और इस वक्त अगर आप दोनों को देखेंगे तो जो नेचुरल कहना चाहिए एलिमेंट से हमारा फर्नीचर बना हुआ है वहाँ पे बहुत कम स्मोक है, आग अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन जो सिंथेटिक वाले को आप देखेंगे तो 4.5 मिनट के अंदर वो पूरा कमरा धुएं से भर चुका है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आग लगी हुई और हीट की शिद्दत भी नज़र आ रही है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि जो स्टेजेस ऑफ फायर हैं, 4 स्टेजेस ऑफ फायर होती हैं, ये स्टेजेस ऑफ फायर बहुत तेज़ी से पहली स्टेज से दूसरी और दूसरी से तीसरी की जानब जाती है, यानी आग बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। और फायर फाइटर्स जो हैं उनका रिकवरी का टाइम बहुत कम हो जाता है, और जो फायर फाइटर्स जितना ज़्यादा टाइम फायर ग्राउंड पर स्पेंड करेंगे तो उनका कैंसर रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 10 टाइम्स इस मटेरियल के साथ। यानी जो मॉडर्न फर्नीचर्स हैं, जब वहाँ आग लगती है और फायर फाइटर वहाँ जाता है, तो जितना ज़्यादा टाइम उसको बुझाने में वो लगाएगा, उसका कैंसर से मुतासिर होने का जो चांसेस हैं वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। एक स्टडी है जो कि ये कहती है, एक रिसर्च है जो ये कहती है कि जो पहले हम लेगेसी फर्नीचर यूज़ किया करते थे 30 से 40 साल पहले, उस वक्त जब इन फर्नीचर्स को आग लगती थी या उस घर में आग लगती थी तो जो भी ऑक्यूपेंट था उसको वहाँ से निकलने के लिए 17 मिनट का टाइम होता था। जो उसका एस्केप टाइम है वो तकरीबन 17 मिनट का होता था। लेकिन अब जो हम मॉडर्न फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, आजकल जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एस्केप टाइम है वो 3 से 4 मिनट का है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मॉडर्न फर्नीचर है, जिन मटेरियल से ये बनता है, बहुत तेज़ी के साथ जलते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर से, तो आपका एस्केप टाइम बहुत कम हो गया और 3 से 4 मिनट का एस्केप टाइम आपका रह गया है। सर पर्सिवल पॉट जो हैं ये एक इंग्लिश सर्जन हैं, और इन्होंने पहली दफ़ा डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस हैं वो कैंसर का बाइस बनते हैं। और इनकी जो स्टडी थी वो चिमनी स्वीप्स की थी, कि जिसमें कार्सिनोमा लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूट एज द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, और जो सूट जो है चिमनी के अंदर से जो निकल रहा होता है वो इस कैंसर का बाइस बनता है। और जब ये इन्होंने स्टडी की, जब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 270 से ज़्यादा साल हो गए हैं, और अब भी कैंसर जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और बहुत सारे फायर फाइटर्स की डेथ की वजह यही कैंसर है। अब एक और रिसर्च मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज USA, ये कहते हैं कि फायर फाइटर्स जो हैं रेगुलरली एक्सपोज होते हैं 18 पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स वाइल ऑन द फायर ग्राउंड, कि जब फायर फाइटर फायर ग्राउंड पे होते हैं तो वो 18 कैंसर कॉजिंग एजेंट से नबरदाजमा होते हैं, यानी उनका वास्ता इन 18 एजेंट से पड़ता है जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और ये जो सामने आपके लिस्ट है उसमें अगर आप देखें तो एस्बेस्टास है, आर्सेनिक है, बेंजीन है, कैडमियम है, क्रोमियम है, डायऑक्सिन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये तमाम वो लिस्ट है उन तमाम केमिकल्स की जो फायर फाइटर जिनसे उन एजेंट्स की जिनसे फायर फाइटर्स जो है नबरदाजमा होते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मोस्ट कॉमन और सीरियस एक्यूट हैजर्ड है फायर फाइटिंग एक्टिविटी में। और जो एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है कि जो हमारे ब्लड की एक खुसूसियत है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो इसी वजह से पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। लेकिन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर क्या होता है कि ये जो ब्लड की जो खासियत है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है वो रुक जाती है, और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो है हमारे लंग्स जो हैं बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे होते हैं अगर फायर फाइटर प्रॉपरली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो।
ठीक है जी। इसी तरह से एक और चीज़ है जिसका फायर फाइटर ज़्यादा ख्याल नहीं करते या फायर सेक्शन ज़्यादा ख्याल नहीं करते, वो है डीजल एग्जॉस्ट। आप पाकिस्तान के किसी भी फायर सेक्शन में चले जाएं, आप किसी भी फायर स्टेशन में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे जो उनका गैराज है, गैराज के अंदर फायर ट्रक्स खड़े हुए हैं, और उन फायर ट्रक्स को जब स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ से उन फायर ट्रक्स का जो डीजल का एग्जॉस्ट है उसके लिए कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता, और फायर फाइटर अपने गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं, उसको वार्म अप कर रहे होते हैं, और उसी दौरान में वो अपने फायर ट्रक्स के कैबिनेट्स को खोल रहे होते हैं, अपने फायर ट्रक के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन के हिसाब से। और चूँकि ट्रक्स स्टार्ट हैं तो डीजल एग्जॉस्ट जितना भी है वो उसी जगह पर मौजूद रहता है, और वो उसी कहना चाहिए उसी एटमॉस्फेयर में इनहेल कर रहे होते हैं और बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे होते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा सब्सटेंस ऐसे हैं जो डीजल एग्जॉस्ट से एमिट होते हैं, और वो लिस्टेड हैं हैज़ार्डस एयर पॉल्यूटेंट्स के तौर पे, यानी वो एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए हैज़ार्डस एयर पॉल्यूटेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं लाइकली टू बी कार्सिनोजेनिक है इंसानों के लिए, और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी हैज़र्ड जो है वो ह्यूमंस को हो जाता है इसकी वजह से, एज़ पर EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USA। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है उसके मुताबिक ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर जो स्टडीज़ हुई है तो ये रिकमेंड किया गया है कि जो डीजल का एग्जॉस्ट है उसको भी एज एन ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन के तौर पे समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर फैलाने का बायस बनता है। और नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA जो है, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, वो रिकमेंड करती है कि द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स is to connect a hose to the exhaust pipe of all vehicles that ventilates exhaust to the outside। जो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि फायर ट्रक का जो एग्जॉस्ट है वहाँ से हमें ऐसा अपने सिस्टम बनाएं कि वहाँ हम एक पाइप को कपल कर दें, और वो पाइप जो है ऊपर से होता हुआ उस गैराज के या बिल्डिंग के बाहर चला जाए, ताकि जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो जितना भी डीजल का एग्जॉस्ट है वो सबका सब बिल्डिंग के बाहर चला जाए, और फायर फाइटर जो वहाँ पर मूव कर रहे हैं, अपना इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं, उनको किसी किस्म का हार्म ना हो। एक और चीज़ जिससे फायर फाइटर ज़्यादा मुतासर होते हैं वो साल्वेज या ओवरहॉल की एक्टिविटी होती है, यानी कि जब तकरीबन उन्होंने आग को बुझा लिया होता है तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, और साल्वेज एक्टिविटी में या ओवरऑल एक्टिविटी में वो अपना या तो टर्न आउट गियर भी उतार देते हैं, स्काबा भी उतार देते हैं, और इसकी वजह से वो इन मटीरियल से जो है एक्सपोज हो रहे होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उनकी बॉडी में एंटर हो रही होती है। और फायर फाइटर्स जो हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज ओवर एक्सपोज टू फॉर्मल्डिहाइड एट एवरी फायर, वो हर फायर के अंदर फॉर्मल्डिहाइड पे एक्सपोज होते हैं। बेंजीन जो है वो फाउंड होती है जब भी कोई रबर जो है वो बर्न हो रहा होता है। लेट्स सपोज कि किसी कार में आग लग गई है और उसका टायर भी जल रहा है, तो जब वो टायर या वो जो रबर है जब वो बर्न होगा तो वहाँ से बेंजीन निकलेगी, और वो भी चूँकि कैंसर कॉजिंग एजेंट है तो वो उससे मुतासर हो रहे होंगे अगर उन्होंने प्रॉपर PPEs को वॉर्न नहीं किया, वियर नहीं किया होगा। इसी तरह से डीकंटामिनेशन है कि हमें अपने जो टर्न आउट गियर्स हैं उनको डीकंटामिनेट करना है, और कंटामिनेशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और अगर फायर फाइटर जो हैं वो अपने जो टर्न आउट गियर्स हैं जब वो पहन कर जाते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद अगर वो उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं तो तब भी उनके पास ये चांसेस हैं कि वो कैंसर से एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपरली उसको मटेरियल को वॉश नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है कि जैसे ही फायर की टीम किसी भी एक्टिविटी में जाती है, फायर फाइटिंग के लिए जाती है, तो रैपिड डिकंटामिनेशन जो है शुड बी सेटअप एज सुन एज पॉसिबल वंस फायर फाइटर्स एंटर द हैजर्डस एरिया। जैसे वो हैजर्डस एरिया में गए, ये जो आपको शावर नज़र आ रहा है इस तरह का शावर हो, या फिर एक होज़ आपने ली हुई और उस होज़ के थ्रू आप उस शख्स को जो वहाँ से बाहर आता है अच्छी तरह से उसको अंडर द शावर लेकर आए हैं, ताकि वो अपनी बॉडी जो टर्न आउट गियर पहना हुआ है उसको अच्छे से क्लीन कर ले और किसी किस्म का उसके लिए ख़तरा ना रहे। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि NFPA 1851 जो है वो आपको बताता है कि फायर डिपार्टमेंट जो है उसने अपने PPEs को किस तरह से परचेज़ करना है, उसकी क्लीनिंग या डीकंटामिनेशन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, फिटनेस फॉर सर्विस क्या होगी, यानी कि अगर आपने अपने पास रखा हुआ है तो किस तरह से आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, और अगर आपने उसको रिटायर करना है तो कितना टाइम स्पेन है या उसका लाइफ स्पेन है, उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये टर्न आउट गियर अब हमारे काम का नहीं है, इसको अब हमें रिटायर कर देना चाहिए। सारी चीज़ें आपको NFPA 1851 से मिल जाएंगी। अभी आपको नंबर ऑफ फायर फाइटर्स की डेथ्स के बारे में बता रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है 1977 से लेके
2021 यानी 2021 तक जो डेथ्स हुई है उसका पूरे ग्राफ है। और जो इसमें सबसे जो टॉलेस्ट आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये 2001 का है, जो 9/11 का वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। और अगर आप इसमें एवरेज देखें तो 75 to 80 फायर फाइटर्स जो हैं, या 85 to 90 फायर फाइटर्स हर साल जो है उनकी डेथ हो जाती है। और इस वक्त जो लीडिंग कॉज है वो कैंसर है। एक केस हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि तकरीबन 2 Feb 2009 में एक फायर फाइटर जो कि 45 ईयर्स ओल्ड था, ओक्लाहोमा का वॉलंटियर फायर फाइटर था, और एक 800 एकड़ की वाइल्ड लैंड फायर पे गया हुआ था और उसको अपनी टीम के साथ बुझाने में मशगूल था। और इसी ओवरऑल की एक्टिविटी या मॉप अप की एक्टिविटी के दौरान में वो अचानक से कोलैप्स हो गया। उसकी टीम ने उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश की लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर उसको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल फैब्रिलेटर जो है AED, उसके थ्रू भी उसकी पर्स को रिस्टोर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो टेम्परेरी था और वो हॉस्पिटल जाते जाते वो एक्सपायर हो गया। और जो इसकी रिकमेंडेशंस थी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो फिज़िकल स्ट्रेस था जो फायर फाइटिंग या फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्टिविटी के दौरान में था वो, और जो उसके हार्ट के डिजीज़ थे, अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़, ये कंबाइन हो गए और उसकी वजह से एक फैटल हार्ट अटैक उसको आया। और इसके बाद जो है नियोश ने कुछ रिकमेंडेशंस दी तमाम फायर डिपार्टमेंट्स के लिए। वो क्या है कि एनुअल मेडिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए फायर फाइटर का एज़ पर 1582 बड़ी डिटेल में बताता है कि फायर फाइटर का आपने मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें चेक करनी है। इसी तरह से कंप्रीहेंसिव वेलनेस है एंड फिटनेस एज़ पर NFPA 1583 बताता है कि आपने फायर फाइटर की फिटनेस को कैसे इंश्योर करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म करनी है, टर्न आउट गियर पहन के, स्काबा पहन के, कितने स्टेप्स उसने कहना चाहिए चलना है, ऊपर चढ़ना है। फिर उसने अपने साथ एक फायर होज भी लेनी है, स्काबा भी पहना होगा, तो एटलीस्ट 35 to 40 kg का वजन लेके उसने किस तरह से मूव करना है, ये आपको बताता है। फिर एनुअल फिजिकल फिटनेस एज़ पर NFPA 1500 है। और रिक्वायर्ड मेडिकल क्लियरेंस टू वेयर सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus, कि अगर आपने सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus यूज़ करना है तो आपको इसकी प्रॉपर मेडिकल क्लियरेंस भी होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि NFPA 1500 जो है वो मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड है डीलिंग विद फायर फाइटर सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ये इसको रिकमेंड करती है, और ये जो स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फायर डिपार्टमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम एंड मे बी अप्लाइड टू एनी फायर डिपार्टमेंट और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है NFPA 1500 का, वो प्रमोट करना है सेफ्टी थ्रू आउट द फायर सर्विस। पूरी फायर सर्विस के अंदर उन्होंने सेफ्टी को प्रमोट करना है। जो उसके हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फायर ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट एंड ड्राइवर ऑपरेटर्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, emergency operations, facility safety, medical and physical requirements, member assistance and welfare program और critical incident stress management CISM program। ये इसकी हाइलाइट्स हैं NFPA 1500 की। जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वो आपको बता रहा है और उसके हिसाब से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसी तरह से 1582 जो है जो उनकी मेडिकल इवैल्यूएशन करता है, उसके जो मेन चैप्टर्स हैं वो आपके सामने हैं। चैप्टर 5 एसेंशियल जॉब टास्क क्या है, चैप्टर 7 में ऑक्यूपेशनल मेडिकल इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर्स है, चैप्टर 8 में एनुअल ऑक्यूपेशनल फिटनेस इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर्स है, और चैप्टर 9 जो है ऑक्यूपेशनल मेडिकल इवैल्यूएशंस। इसी तरह से 1583 जो है वो चैप्टर 6 उसका फिटनेस असेसमेंट है, और चैप्टर 7 जो है एक्सरसाइज एंड फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब जैसे कि मैंने बहुत पहले एक व्लॉग बनाया था जो कि NFPA 1851 के ऊपर था, तो एक दफ़ा फिर जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, ये 1 आवर का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और PPE 101 आप लिखेंगे तो आप उनकी वेबसाइट तक एक्सेस कर पाएंगे, और फिर वहाँ पे आप अपना ईमेल डाल के अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और ये आपको 1581 की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि टर्न आउट गियर को आपने कैसे रखना है, किस तरह से उसको क्लीन करना है, उसको किस तरह से आपने रिटायर करना है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देगा। इसके बाद आखिर में एक आपका टेस्ट होगा। अगर आप 70% मार्क्स ले लेते हैं आप कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। और इसके बाद जो है एक दूसरा सर्टिफिकेशन है जिसमें जो फायर फाइटर कैंसर से रिलेटेड है, फायर फाइटर कैंसर प्रिवेंशन एंड हेल्थ।
ये भी 1 आवर का कोर्स है। इसमें बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन है। जो मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, वो 18 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स या जो डीजल एग्जॉस्ट है उसमें जो 40 एलिमेंट्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, उनके बारे में है। फायर फाइटर की पर्सनल सेफ्टी के बारे में है। तो ये भी 1 आवर का कोर्स जो है बहुत ही शानदार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको भी जब आप अच्छे से समझेंगे कोर्स को, उसके बाद आखिर में आपके उसी तरह से एक एग्ज़ाम देंगे और 70% मार्क्स आप ले लेते हैं तो आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशन भी मिल रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके पे इन्हांस हो रही है। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि हम फायर फाइटर्स हैं, हमने फायर फाइटिंग करनी है, हमने लोगों की जान बचानी है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मेरी अपनी जान सेफ़ रहे। मैंने अपने आप को सेफ़ करना है सबसे पहले। और मेरी अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी कि मैं जब भी फायर फाइटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी भी टास्क के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने प्रॉपर पीपीईज़ का ख्याल रखूँ। मेरे पास टर्न आउट गियर कंप्लीट होना चाहिए, मेरे पास सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस होना चाहिए और इसके लिए मुझे फेशियल हेयर पॉलिसी को फॉलो करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं ताकि आप तमाम लोग भी अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। क्योंकि याद रखिएगा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी इंजरी इज़ प्रिवेंटेबल, हर इंजरी प्रिवेंटेबल है। हमें थोड़ा सा अपने प्रॉपर गियर्स, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, प्रॉपर कहना चाहिए असेसमेंट के साथ, रिस्क असेसमेंट के साथ जाना है, अपने काम को सेफली परफॉर्म करना है और हम किसी भी किस्म की इंजरी से अपने आप को बचा सकेंगे। तो ये अच्छे से समझ लीजिए, अपने दोस्तों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।